और पोटली में जितने भी तर्कस या तर्कस में जितने भी तीर है वो जो चला रहे हैं वो सारे धराशायी होंगे। सड़क से लेकर के लोगों के जीवन तक आज सब कुछ खतरे में है। जो लैंड जिहाद, लव जिहाद करके वो लगातार वो पूरे डेमोग्राफी को बदल करके अपना सिक्का चलाना चाह रहे हैं। जब झारखंड के अंदर जेपीएससी और जेएसएससी में लगातार घपले घोटाले की बातें प्रूफ के साथ, प्रामाणिकता के साथ दिया जाता है, 35% मुस्लिम आबादी वहाँ बढ़ गई, वहीं आदिवासियों की आबादी 11% से ज़्यादा घट गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं राकेश कुमार। झारखंड की राजनीति को लेकर बार बार हम चर्चा करते हैं और ऐसे समय में जब कहा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, कई मुद्दों पे लगातार बातचीत की गई, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत की जानी बाकी है। तमाम मुद्दों के बीच से हमारे साथ अमर बावरी जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी के बड़े नेता में से आते हैं और साफ तौर पे लगता है कि तमाम बिंदुओं पर जब भी इनसे बातचीत करते हैं तब बेबाकी से चीज़ों को सामने रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बावरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से हम बार बार आपसे बातचीत करते हैं, लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, अब किस तरीके, क्योंकि बड़ी चुनौती तब नज़र आ रही है जब यहाँ पे विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और उसकी तैयारी भी अब कहीं ना कहीं तेज़ हो रही है। दिल्ली में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। 2024 चुनावी वर्ष है झारखंड के लिए, तो चूँकि इसी साल लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और आगे 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। हम लोग लगातार इस ठगबंधन की सरकार का विरोध करते आए हैं, क्योंकि ये जिस आशा और आकांक्षा को जगा करके झारखंड में सत्ता प्राप्त की थी, उसको उन्होंने लगातार उसका अवमानना किया, उसका अपमान किया। युवाओं के सपनों के साथ खेला, महिलाओं के भावनाओं के साथ खेला और इस पूरे झारखंड के अस्मिता के साथ भी उन्होंने लगातार धोखा दिया है। और ये 2024 का चुनाव परिवर्तन का चुनाव होगा विधानसभा में, और पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, जो जनता की सरकार होगी। इस दृष्टिकोण से हम लोगों की तैयारी आगे बढ़ रही है। दिल्ली में आप लोगों ने बैठक की है, तमाम बड़े नेता मौजूद थे। क्या लगता है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से 2 चीज़ें सामने आ रही हैं, खास करके एक बड़ी चुनौती तब नज़र आई जब कहा जा रहा है कि आदिवासियों को वोट को लेकर के एक नई राजनीति शुरू हो गई है और जो मुद्दे हैं, खास करके सरना कोड का मामला हो या बाकी मुद्दे हैं, उनको लेकर लगातार उनके बीच जा रहे हैं। आपके जो प्रतिपक्ष में हैं, खास करके जिस तरीके से राज्य में सत्ताधारी दल हैं, वे इन सारे मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दूसरी चुनौती समझ में आ रही है कि कुर्मी को लेकर चल रही है। ये जो बड़ा मामला लगातार चल रहा है, इसको लेकर आप लोगों ने दिल्ली में भी बातचीत की होगी। क्या लगता है कैसे निकलेंगे आगे, कैसे जाएंगे आगे आप? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जहाँ भी चुनावी राज्य है, महाराष्ट्र, चाहे अपना हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड, उसको तैयारी को लेकर के हम लोगों ने बैठक की है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशन में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी के उपस्थिति में, अपने संगठन महामंत्री जी राष्ट्र केंद्रीय, उनके उपस्थिति में हमारी बैठक हुई। बैठ के लगातार भारतीय जनता पार्टी चूँकि एक संस्था है, एक ऐसा संगठन है जो लगातार चीज़ों को हमेशा से एक प्लान के साथ, एक योजना के साथ कार्य करने में विश्वास रखता है। झारखंड के मुद्दे जो विपक्ष उठाते हैं या जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, हमारे जो विरोधी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भावना और संवेदनाओं के साथ खेलना जानते हैं। उसके प्रति थोड़ा भी कमिटमेंट कहीं नहीं है और वायदा करके लोगों को किस तरह से झांसे में ला करके वो अपना हित साधन करे, इससे ज़्यादा उनकी राजनीति का कोई लक्ष्य भी नहीं है। आप देखे होंगे कि युवाओं को जिस तरह 5 लाख प्रतिवर्ष से रोज़गार देने का वायदा हो, चाहे 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा हो, ऐसे सारे विषय वो आज वो कहीं उसके ऊपर चर्चा भी नहीं करते। युवाओं को जिस तरह से ठगा गया और यहाँ के परीक्षाओं में जिस तरह से धांधलियाँ हुई, जेएसएससी में, जेपीएससी में, आज उसकी कोई बातें नहीं करता है। कई एक सरकारी कर्मचारियों को परमानेंट करने का उन्होंने घोषणा किया, आज उसकी कोई बातें नहीं करते हैं। खतियान आधारित नियोजन नीति बनाने की बातें करने वाले लोग आज पूरी तरह से उन सारे मुद्दों पे खामोश होकर के नई शिगुफा लेकर के, नए ठगने के वायदे लेकर के लोगों के बीच में फिर आने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार झारखंड की जनता सजग भी है और झारखंड की जनता ने इस लोकसभा के चुनाव में दिखला भी दिया है कि जो मतदान हुआ, वो मतदान ने साफ तौर पर दिखाया है कि हम 9 सीटें बड़े मार्जिन से जीते हैं और जो 5 हम लोगों ने हारे हैं, जिसमें 3 हमारे पिछले बार जीते हुए सीट थे, उसमें भी हमें वोट मिला है।
वोट मिला है। पूर्णतः जो ये दावे कर रहे हैं कि मुझे संपूर्ण वोट उनको मिल गया है, उसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में उनको आदिवासी सीट पे हराया है, हमने जामा जीता है, हमने दुमका जीता है, हम घाटशिला जीते हैं, हम पोटका जीते हैं। तो ऐसे सीटों को हम लोगों ने जीता है। कुछ वोट कम आए हैं, लेकिन वो वोट जो कम आए हैं उसका कसर हम लोग इस बार विधानसभा में वापस ले लें। आपने जिक्र किया कि कई विधानसभा में जाकर आप लोगों ने जीत हासिल की है। मेरे पास जो शायद आंकड़ा है 50+ के आसपास नज़र आ रहा है। तो क्या विधानसभा में इन सारी चीज़ों को देखने को मिल सकता है? ऐसा लगता है कि 50 सीटें जब आप लोकसभा में कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं, तो विधानसभा में भी ऐसी रिपोर्ट आएंगी, ऐसी चुनौतियाँ जो आती हैं उस पर आगे बढ़ पाएंगे आप लोग? इस बार का जो चुनाव था लोकसभा, ये पूरी तरह से ध्रुवीकरण की पराकाष्ठा थी। मुझे लगता है भारतीय इतिहास में इतना ध्रुवीकरण के साथ कोई चुनाव नहीं हुआ होगा। दूसरा, जातीय उन्माद को भी लोगों ने चरम पर रखा। तो जितने भी गैर बीजेपी वोट थे, माने कि जिसको वो बरगला सकते थे, वैसे बरगलाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कदम को इन्होंने रोकने में सफलता नहीं प्राप्त की। वो खुद हताशा में है और खुद इस मीमांसा में है कि भाई इतना षड्यंत्र करने के बाद भी ग्राउंड स्तर पे इतने सारे लोगों का जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो विदेश से सहायता प्राप्त किए NGOs हैं, कुछ संगठन भी है जिसमें धार्मिक संगठन भी हैं, वो सारे लोगों ने अपने जो उनका क्षेत्राधिकार होता है या जो उनका नैतिक दायित्व होता है उसको भी तिलांजलि दे करके वोट की राजनीति में धर्म को ला करके उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी को और देश के बढ़ते कदम को रोकने का पूरा भरसक प्रयास किया। लेकिन उनके सारे षड्यंत्र विफल कर दिया इस झारखंड की जनता ने भी, देश की जनता ने भी। और वहीं से एक रास्ता दिख रहा है कि 2024 के विधानसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और ऐसे तमाम लोगों का एक तरह से कहें तो यही एक करारा जवाब होगा जो जनता के द्वारा उनको दिया जाएगा। बावरी जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जब आप बातचीत करते हैं चुनाव की, आंकड़ों की हम जब बातचीत करते हैं, कुछ जगहों पे कहीं ना कहीं विधानसभा वाइज अगर हम डाटा मिलाते हैं तो कुछ चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर दिखाई पड़ती हैं। 2 सीटें ऐसी थी खास करके आपको चाईबासा के इलाका में कहा जाए और दुमका के इलाके में, वहाँ पे क्या लगता है कि अंतर्कलह की कुछ बातें आई थी? किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि तमाम चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं, मीडिया में भी आ रही हैं, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच भी जा रही हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे अंतर्कलह की रूप को किस तरीके से पाटेंगे, किस तरीके से आगे की तैयारी होगी? भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में भी अपने आप को पूरे दुनिया के सामने हम लोगों ने अपनी क्षमता को साबित किया है। 2 से 303 तक का सफ़र हम लोगों ने तय किया था और अभी भी हम लोग जो है पूर्ण बहुमत के NDA की सरकार बना करके देश को एक अच्छी सरकार चला रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। इस संगठन की ताकत से ही हम लोगों ने जीत हासिल की है और जो कमी वैसियाँ रह गई है उसको संगठन की ताकत से ही पूरा करेंगे। जो थोड़ी बहुत बातें चल रही है या हो रही है वो सारे पर हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व का और राज्य के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान है। बातचीत जारी है और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, सब लोग मानते हैं। और कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें पटाक्षेप भी हो जाएगी। विरोधियों को बहुत ज़्यादा खुश होने का ज़रूरत नहीं है। ये हमारा अंदरूनी मामला है और अंदरूनी मामला को कैसे काबू करके कैसे उसको पटाक्षेप करके आगे लगना है वो कला भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है। अमर बाबू जी, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि खास करके शिवराज सिंह चौहान को चुनाव के रूप में लाया गया है, खास करके उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई गई है राज्य के लिए। इसके साथ साथ हेमंत बिस्व शर्मा को भी लाया गया, जो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ा नाम आता है। क्या लगता है कि इस तरह के जब बड़े नेता आएंगे यहाँ, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, किस तरीके से देखेंगे आप लोग, किस तरीके से आगे जाएंगे? क्योंकि कई चुनौतियाँ सामने दिखाई पड़ रही हैं। खास करके आपने जिस तरीके से आदिवासियों की हम चर्चा कर रहे हैं, कुर्मी वोटरों की चर्चा कर रहे हैं, बाकी जो जातिगत राजनीति है उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे समय में जब इस तरह के नेता आएंगे तो किस तरीके से अपने आप को आप लोग लेके जाएंगे? क्योंकि ये सब सारी चीज़ें चर्चा के दौरान आ रही हैं। अब देखिए, वरिष्ठ नेता हैं अपने आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं कृषि, और बड़े ही सुलझे हुए नेता हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जी भी कम समय में आसाम के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी ख्याति और अपनी पहचान, अपना संगठन के एक कुशल प्रशासक के रूप में अपना एक छवि बनाया है। उन दोनों के आने से मुझे लगता है कि विरोधियों में थोड़ा सा खलबली ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के तो परिवार के लोग हैं
और परिवार के लोग जब भी आते हैं तो एक परिवार के सदस्य के रूप में ही आते हैं। हमारे लिए वो हमारे एक मार्गदर्शक हैं, एक बड़े भाई हैं, एक कुशल संगठन करता है, और उनके नेतृत्व में चुनाव के अभियान में जो लगाया गया है, इस चुनाव में हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। और ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं होगी, ये जनता जनार्दन की जीत होगी। यहाँ जो 3.5 करोड़ झारखंड की जनता है, ये जनता जनार्दन जो 5 साल में जो कराह रही है, अभी ये गर्मी के भीषण संकट में पानी, बिजली, इसको लेकर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। 5 साल हो गए, बच्चियों को साइकिल नहीं मिला है, अभी साइकिल कसे जा रहे हैं। पेंशन 4 महीने 5 महीने से मिला नहीं है और नई पेंशन देने के वायदे किए जा रहे हैं। तो ये जितने भी धूल झोंकने का, जितना भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, इनका पोटली में जितने भी तर्कस या तर्कस में जितने भी तीर है वो जो चला रहे हैं, वो सारे धराशायी होंगे। और इनकी चोरी ये पकड़ी गई है, लोकसभा में भी पकड़ी गई है, विधानसभा में उस चोरी को पूरी तरह से जनता है जो उसका हिसाब करेगी और जनता के सरकार को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। चंपई सोरेन लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं, अभी विकास को लेकर बातचीत करें। आपने जिक्र किया कि अभी साइकिल ही कसी जा रही है, तो क्या लगता है ये 3-4 महीने का समय है, इसमें क्या कर पाएंगे, किस तरीके से सोच पाएंगे? क्या कुछ स्थितियां नज़र आ रही हैं आपको, सरकार किस तरीके से काम कर पा रही, क्योंकि 4.5 साल का वक्त लगभग गुजर चुका है? कई एक घटनाएं घटित हो रही है। आप देखेंगे बिजली और पानी के लिए त्राहिमाम है, जो सामने आ रहा है, जो चीज़ें सामने आ रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ICU पे है। सड़क से लेकर के लोगों के जीवन तक आज सब कुछ खतरे में है। लॉ एंड ऑर्डर का डिटोरेशन खतरनाक है। मैं अभी पाकुड़ से आ रहा हूँ। गोपीनाथपुर के जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे लगा हुआ था, हिंदू आबादियों पर चढ़ करके लोगों ने मारा, बमबाजी किया, पत्थरबाजी किया, घर को लूट लिया, मार दिया। ऐसे सारे परिस्थितियों में जहाँ एक तरफ पूरा झारखंड त्राही तराही कर रहा है, राज्य के मुखिया से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के उनके तमाम बड़े नेता, कांग्रेस JMM के बड़े नेता के मुंह से एक शब्द गोपीनाथपुर के लिए नहीं निकल रहा है। जो वहाँ दहशत है, जो वहाँ के लोगों को इस तरह से जो आज सामना करना पड़ा, लग नहीं रहा है कि वो पश्चिम बंगाल के नागरिक है, उनको ऐसा लगता है कि वो बांग्लादेश के नागरिक हैं। वो राज्य की सीमा नहीं रह करके वो अंतर्देशीय सीमा है, ऐसा प्रस्तुत हो रहा है। कम से कम राज्य की सरकार को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाए, लोगों को कैसे अपने झांसे में ले, इसके लिए ये जो है मीटिंग कर रहे हैं। अब एक बड़ा मीम चल रहा है, मीटिंग हलवा मीटिंग कर रहा है। वो मीटिंग कुछ नहीं कर रहा, वो आईवास कर रहा है। ये डेमोग्राफी के लेकर बार बार चर्चा होती है, खास करके बावरी जी, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, आप लोग लगातार सवाल भी खड़े कर रहे हैं, कई जगहों पे बातचीत भी होती है, कितना कारगर होगा? हेमंत बिस्व शर्मा कई बार कई मंचों से इस बारे में बोल चुके हैं, अपने राज्य की जब चर्चा की हैं, वो फिर राज्य में कहीं ना कहीं अपने काम कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से जाएंगे? क्योंकि बड़ा सीरियस इशू माना जाता है अगर पाकुड़ इलाके की बातचीत की जाए, उस इलाके के पूरे की बातचीत की जाए तो। देखिए, झारखंड के नागरिकों को समझना होगा, विशेष करके हमारे जनजातीय आदिवासी भाइयों को। आज संथाल परगना का जो स्थिति हुआ है, वो आदिवासी अस्मिता का सवाल खड़ा हुआ है। आज जिस तरह से जनसांख्यिकी में बदलाव हुआ है, 35% मुस्लिम आबादी वहाँ बढ़ गई है, वहीं आदिवासियों की आबादी 11% से ज़्यादा घट गई है। आप समझ सकते हैं जो डेमोग्राफी चेंज होने का जो हम लोग बात करते हैं। आज गोपीनाथपुर का घटना जीता जागता सबूत है। मैं आपको से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जाकर के देख कर के आइए। लग रहा है कि हम किसी तालिबान के बॉर्डर पे बैठे हुए लोग हैं, हम किसी पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हुए लोग हैं। उनके जीवन में इतना ज़्यादा डर और भय का माहौल है, उनको लगता है पुलिस यदि यहाँ से चली जाएगी तो कल हम लोग दिन का सूरज नहीं देख पाएंगे। ये देश के अंदर हो रहा है, झारखंड के अंदर हो रहा है। और किस लिए हो रहा है? क्योंकि आज उनकी संख्या बढ़ गई है, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। आदिवासी बहनों के साथ, आदिवासी ज़मीन के साथ जो लैंड जिहाद, लव जिहाद करके वो लगातार वो पूरे डेमोग्राफी को बदल करके अपना सिक्का चलाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं उस दिशा में वो कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। आज झारखंड के तमाम वैसे नेता जो झंडा बरदार हैं, आदिवासी अस्मिता की बातें करने वाले, उनको ये पूछना चाहिए
उनसे समझना चाहिए कि भाई आदिवासी अस्मिता की आप बात करते हो, और जब संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज होती है और आज यदि सर्वे हुआ, डिलिमिटेशन के लिए सर्वे होता है, तो आज जो वहाँ की जो सीटें हैं आदिवासी सीटें निश्चित रूप से कानूनन वो घट जाएगी, क्योंकि वहाँ आदिवासी जनसंख्या घट गई है और वो मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। तो इसका कारण कौन है, जिसको 7 बार 8 बार आपने वहाँ से लगातार विधायक के रूप में, सांसद के रूप में निर्वाचित किया है, सिर्फ इस मुद्दे पे कि वो आदिवासी हितों की बातें करते हैं। लेकिन आज हकीकत उससे इतर है, हकीकत उससे पूरा अलग है। इसलिए आंखें खोल करके विवेकवान नागरिक के रूप में विवेचना करके आपको ये देखना होगा कि आपका हित कौन देख रहा है, कौन आपके हित देख रहा है, कौन आपको बेवकूफ़ बना करके वोट की राजनीति करके अपनी रोटियां सेक रहा है। ये झारखंड की जनता को देखना चाहिए, विशेष करके संथाल परगना के हमारे जनजातीय भाई और हमारे तमाम समुदाय के लोगों को देखना चाहिए। अमर जी, एक और सवाल खास करके आपने देखा होगा कि अभी आवास बोर्ड का एक मामला सामने आया है। बीजेपी कार्यालय पे कहीं ना कहीं निशाना साधने की कोशिश की गई है। क्या लगता है कि इसे किस रूप में देख रही है पार्टी, क्योंकि लगातार इस पर कई तरह की चीज़ें आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, विवाद भी हो रहा है, और आवास बोर्ड कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि एक बार फिर से उस पर कार्रवाई भी कर सकती है। क्या लगता है, आप लोग पार्टी के अंदर बातचीत कर रहे होंगे, कैसे इस बारे में सोचते हैं? इसमें बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग कानूनन चीज़ों को किए हुए हैं, वो सारा कार्रवाई और कानूनन वो प्रक्रिया से किया हो गया, वो लिया है। वो राजनीति में थोड़ा सा माने कि सनसनी पैदा करने के लिए कोई नेता हैं जिनको बनाया गया है आवास बोर्ड का, वो थोड़ा सनसनीखेज बनाने के लिए और अपना आकाओं को खुश करने के लिए कुछ कुछ अखबार और मीडिया का इंटेंशन ले रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी वहाँ है, आपका बुलडोजर भी आपके पास है, और हम लोग भी वहीं पर हैं। इंतजार है, देखते हैं। एक नीट परीक्षा को लेकर के आज पूरे देश भर में कहीं ना कहीं आंदोलन कर रही है कांग्रेस पार्टी, आज सड़कों पर उतरकर बातचीत कर रही है, केंद्र सरकार पर भी निशाना साधने की कोशिश कर रही है। कैसे देखा जा सकता है, इस बड़ी विद्यार्थी, बड़े परीक्षार्थी इसके अंदर फंसे हुए हैं, पार्टी किस तरीके से आगे जाएगी इस मामले? देखिए, बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है, और जिस तरह से चीज़ें घटित हुई है, ये अपने आप में थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न बनता है। और युवाओं का जहाँ भविष्य का सवाल होता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीति नहीं करती है, वो हमेशा संवेदनशील रहती है। केंद्र में मोदी जी की सरकार ने उसकी पूरी जांच और उसकी आगे की प्रक्रियाओं को कैसे ठीक करे, उस पर लग करके काम करना प्रारंभ किया है, और इत्मीनान देश की जनता को भी है, युवाओं को भी है। हंसी तो तब आती है जब झारखंड के अंदर जेपीएससी और जेएसएससी में लगातार घपले घोटाले की बातें प्रूफ के साथ, प्रामाणिकता के साथ दिया जाता है, परीक्षाएं कैंसिल होती है, और आप जो अपना हनक से जो बेचने का, पकड़ाने का विधानसभा के लोग पकड़ाते हैं, और पकड़ा करके भर्ती घोटाला और उसमें सब जा करके उन पे ऊपर आरोप तय होते हैं, जेल के अंदर जाते हैं, और वो लोग अब ज्ञान दे रहे हैं जो भाई आप उनको गिरफ्तार कर लो। अरे भैया, सबसे पहले जब इतना ही ज्ञानी आदमी है तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पहले तो अपने लोगों को, अपने जेएसएससी जेपीएससी के लोगों को पकड़ कर पहले जेल के अंदर डालो, उसके बाद नैतिक अधिकार से बोलो कि भाई आप इस तरह से कार्रवाई करिए केंद्र सरकार को। ये पूरी तरह से हताशा में गए हुए लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है, तो कैसे देश को भ्रमित करने के लिए, भरमाने के लिए किन मुद्दों को लेकर के चलें। ऐसे लोग हैं जो उन लोगों ने देश की जनता को गारंटी कार्ड भरवा करके उसका वोट ले लिया, और जब वो कांग्रेस के कार्यालय में गए तो वहाँ से भाग खड़े हुए। तो ऐसे लोगों का कितना दिन चलेगा? काट कांडी एक बार चढ़ जाएगा, दोबारा नहीं चढ़ेगा, इनको समझना चाहिए। और ऐसे राजनीति का पूरी तरह से सफाया देश की जनता करेगी ही करेगी, 100% जान करके। सच जो है वो थोड़ा सा दूर रुक सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता है, सब जानते हैं। मैंने परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है, ये सब जो लोग जानते हैं। सत्य सत्य ही है, और वो स्थापित होगा ही, स्थापित होना ही है, और जो सत्य के साथ रहेगा उसकी जीत होनी ही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश के नागरिक और राष्ट्र को प्रथम रख करके अपना काम किया है, और इसीलिए आज हम सीना ठोक करके और गर्दन ऊंचा करके हम लोग बातें कर पाते हैं। आगे भी इसी तरह से पूरे मनोयोग से, पूरे समर्पण के साथ देश निर्माण में और झारखंड के निर्माण में हम लोग अपना योगदान करेंगे।
एक सवाल और बचता है, खास करके गठबंधन की तरफ से, खास करके राज्य की हम चर्चा करेंगे, विधानसभा का चुनाव। कल्पना सोरेन का नाम बड़ी तेज़ी से सामने आ रहा है। लगातार तमाम पार्टियां कल्पना सोरेन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उनके जो बातों को लेकर जनता सुन रही है, उनकी बातों को सोच रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिस तरीके से आप लोग सवाल खड़ा किए हैं, उसको लेकर भी मुखरता के साथ बातचीत। कितना मानते हैं कल्पना सोरेन को आज के दिन में, आज की विपक्षी पार्टी होने के नाते आप, कि किस तरीके से वे जो लोगों के बीच जा रही, कितना असर डाल पा रही हैं? आप लोग इसे किस रूप में लेंगे? इतना ही यदि सोचता लोग तो 9 सीटों पे इतनी करारी हार का सामना उनको नहीं करना पड़ता। कुल मिलाकर के उनके पार्टी का अपना लोग है, अपना सिस्टम है, अपना महत्व है उनके पार्टी के अंदर। वो लोग कर रहे हैं, किनको प्रतिष्ठित करना है, किनको आगे बढ़ाना है, उनका आंतरिक मामला है। जनता का जहाँ तक मामला है, जनता ने बराबर हिसाब किया है और आप उसका विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तो लोग 99 में भी रह करके जीत की खुशी मना रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई हम 40 से 99 पहुँच गए, इसी में हमारी जीत है। तो भाई ऐसा है कि एक लड़का बड़ा खुशी खुशी पिताजी के पास आया, पापा मैं सेकंड आ गया। सेकंड आ गया भाई, बहुत बढ़िया। उसको देख करके खूब मिठाई उठाई खिलाई। बेटा कितना लोग दौड़ा था? बोलते 2 लोग दौड़ा था पापा, उसी में हम सेकंड आए। 2 लोग दौड़वे किया। तो यही स्थिति आज जो है कांग्रेस की है, यही स्थिति इंडी गठबंधन की है। उन लोगों को पता ही नहीं है कि कब खुश होना है, किस बात के लिए खुश होना है। आज हालात ये है कि उनकी हार में भी वो खुशी ढूंढ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जीत को भी कम तराकने का जो कोशिश कर रहे हैं। उनको विश्लेषण करना चाहिए। जनता ने उनको पूरी तरह से नकारा है, उनके तमाम तरह के अफवाहों को पूरी तरह से खारिज किया है और देश और झारखंड को एक ऐसा मैंडेट दिया है जो देश को आगे बढ़ाने वाला है। झारखंड के जब मुद्दे की बात करते हैं बावरी जी, क्या लगता है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सदन में आप लगातार इन सारे मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, चाहे वो संथाल का मामला हो, बाकी जो आपने मुद्दों की बातचीत की, क्या लगता है इन सारे मुद्दों को लेकर आगामी विधानसभा में आप लोगों की तरफ से आवाज़ उठाई जाएगी? 100%। वो चाहे डेमोग्राफी की बातें हों, चाहे हमारे सरकारी कर्मचारियों की बातें हों, चाहे फिर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बातें हों, चाहे युवाओं के रोज़गार से जुड़ा हुआ मामला हो। ये राज्य सरकार जो पूरी तरह से इन सब के ऊपर एक कवच ओढ़ने का या लोगों को भरमाने का जो प्रयास कर रही है, वो सारे विषयों को जनता के बीच ला करके उनको जवाब देने के लिए, दिलाने के लिए हम रहेंगे। और जनता इस बात के लिए तैयार बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी इनका पर्दाफाश करे और इनका हिसाब बराबर करे। तो तमाम चीज़ें, और ख़ास करके जिस तरीके से हम बार बार चर्चा करते हैं, झारखंड की भी चर्चा करते हैं और तमाम मुद्दों पे भी बातचीत करते हैं, ऐसे समय में नेता प्रतिपक्ष हैं, सदन के अंदर भी सवाल खड़े करेंगे, सड़क पर तो आवाज़ उठाई गई जाएगी पार्टी की तरफ से, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर राज्य के हित में कौन आगे आएगा, किस तरीके से राजनीतिक दल के लोग आगे आकर काम करेंगे और किस तरीके से फिर से एक बार झारखंड जैसे राज्य के विकास को लेकर बातचीत की जा सकेगी। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।